यह है आईएएस हितेश मीना। इसका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि तुम मुझे किताब बता दो और ये बता दो कि एग्जाम कब है और ये बता दो कि पढ़ना कितना है, उसके बाद अगर कोई मुझसे आगे निकल जाए तो मेरा नाम बदल देना। इस वीडियो को देखकर जिस तरह से आपको मोटिवेशन फील हुआ है वही मोटिवेशन आप अपनी पढ़ाई में लगा दो, फिर देखो कैसे कोई सी भी एग्जाम चुटकियों में निकलती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सम्राट और मैं आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे एवरग्रीन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आप में से ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो एग्जाम में इन क्वेश्चन का सही आंसर देकर आते हैं। तो ऐसे एवरग्रीन क्वेश्चन जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको समझना आपके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस क्वेश्चन में बोला गया है राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर औरंग नेशनल पार्क कर दिया गया था, ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो पहला आएगा आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटका, तीसरा असम, चौथा उत्तराखंड। तो इसमें से आपको सबसे पहले करेक्ट आंसर बताना है, फिर इसका आंसर देखना है। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर असम। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टोटल 7 नेशनल पार्क है असम के अंदर, यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो काजीरंगा नेशनल पार्क है और जो मानस नेशनल पार्क है, ठीक है, ये दोनों यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है। ठीक है, जैसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है वहाँ पर भी इन दोनों का नाम दर्ज है। ओके, इसके अलावा जो 7 नेशनल पार्क हैं यहाँ इनके नाम दे रखे हैं, जैसे रायमोना, मानस, औरंग, नामेरी, काजीरंगा। ये जो 1 हॉर्न यहाँ पर राइनोस पाए जाते हैं इसके लिए फेमस है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। फिर इसके अलावा जो डिब्रू सेखाओ है, फिर दिहिंग पटकाई है, ठीक है, ये सारे नेशनल पार्क यहाँ पर दे रखे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रायमोना नेशनल पार्क है ये 2021 में इसको ऐड किया गया था, इसको मतलब एक तरह से नोटिफाई किया गया था, इसको दर्जा दिया गया था नेशनल पार्क का। और जो दिहिंग पटकाई है इसको भी 2021 में जून में दिया गया था। ठीक है, एक तरह से ये नए दोनों 6 और 7 नेशनल पार्क बने हैं। ठीक है, और इस स्लाइड को देखने के बाद में तो एक अच्छा आपको एक तरह से अच्छा खासा ओवरव्यू मिल गया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि हु अमोंग द फॉलोइंग वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है, डिक्लेरेशन अगस्त ऑफर, मतलब कि अगस्त ऑफर का डिक्लेरेशन कौन से वायसराय ने दिया था, यहाँ पर ये दे रखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको इसमें से बताना रहेगा। तो इसमें जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन ए में दे रखा है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड लिंगलिथगो, ठीक है, लॉर्ड विलिंगस्टोन और फिर लॉर्ड रीडिंग। ओके, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिथिलिंगो। ठीक है, लॉर्ड लिथिलिंगो ने अगस्त ऑफर जो होता है एक तरह से, ये जो उस टाइम पे इंडिया के वायसराय थे उन्होंने 1940 में इसको प्रपोज्ड किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरह से इनलिस्ट करने के लिए जो इंडिया से असिस्टेंट लेने के लिए सेकंड वर्ल्ड वार में, तो इसके लिए यहाँ पर 1940 में जो अगस्त ऑफर था ये लॉर्ड लिथिलिंगो द्वारा एक तरह से पारित किया गया था, बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये उस टाइम पे वायसराय ऑफ इंडिया थे। और ये जो एक तरह से अगस्त ऑफर की स्टेटमेंट कहाँ से दी गई थी, ये शिमला से दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा तो ये सारे छोटे छोटे एक तरह से वन डे जो एग्ज़ाम होती है ना, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, वहाँ पर जो हमारे न्यूरॉन्स में इंफॉर्मेशन रिसीव की जाती है, ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर 1 ऑक्सोन, नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 3 डेंड्राइट्स, ओके, और नंबर 4 नर्व एंडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेंड्राइट्स। ठीक है, जो ये वाले जो पार्ट होते हैं ना, ये जो साइड साइड में दे रखे हैं,
ये सारे डेंड्राइट से ये क्या करते हैं कि एक तरह से यहाँ पर इसके बारे में देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि डेंड्राइट्स क्या करते हैं, एक तरह से प्रोजेक्शन होते हैं, न्यूरॉन्स को एक तरह से सिग्नल्स रिसीव करते हैं दूसरे न्यूरॉन्स से, ठीक है। तो ये सिग्नल्स रिसीव करके एक तरह से बॉन्ड बनाते हैं आपस में, इस तरह से दूसरे यहाँ पर न्यूरॉन्स हैं यहाँ पर, तो इनसे बॉन्ड्स बना लेंगे और फिर एक तरह से इन्फॉर्मेशन एक तरह से कलेक्ट होती है हमारे दिमाग में, ओके। यहाँ पर भी इसके बारे में और देख सकते हैं कि जो कि केमिकल सिग्नल्स और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल्स के द्वारा सिग्नल जो रहते हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में रिसीव की जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं। फिर जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के बारे में दे रखा है, ओके। मतलब कुल मिला के ये पूरा न्यूरॉन्स का एक स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। ये पूरा डायग्राम दे रखा है, तो इनमें कौन कौन सी क्या क्या एक्टिविटी होती है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल निभाता है ये डेंड्राइट्स होते हैं। ये जो यहाँ पर ये पेड़ की शाखाएं की तरह दिख रहे हैं ना, ये इनके कोने ये डेंड्राइट्स होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जैसे सोमा है, ऑक्सोन है, ठीक है। ये फिर यहाँ पर न्यूक्लियस है, ठीक है, ये वाला बीच वाला। तो इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कौन सा कनेक्शन से जुड़ा रहता है, मतलब सब आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और ये जुड़ के ही एक दूसरे के साथ में सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के अलावा तभी वो एक तरह से कम्युनिकेशन हमारे दिमाग में सेव हो पाता है मेमोरी में, ठीक है, जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से ये देख सकते हैं। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सी इंडिया में सबसे स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी है। तो ऑप्शन ए में बोला गया है जैन, दूसरे में बोला गया बुद्धा, पारसी, सिख। तो चारों में से आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पारसी 0.06% है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा तो हिंदू है, ओके। सॉरी, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर है मुस्लिम है, ठीक है। यहाँ पर मुस्लिम है, इसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, ओके। जो सिक्स माइनॉरिटी है ना, यहाँ पर इसकी बात हो रही है, ओके। और इसके अलावा फिर देख सकते हैं कि क्रिश्चियंस है, सिख है, बुद्धिस्ट है, ठीक है, और जैन है। फिर सबसे नीचे आता है जो पारसीज रहते हैं, ठीक है। और जो आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, उन्होंने खुद ने भी बोला है कि जो हमारे इंडिया में टोटल 6 जो एक तरह से माइनॉरिटी होती है, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी, ओके। और इसमें कन्फ्यूज़न मत करना, ठीक है। यहाँ पर ये जो राष्ट्रीयन लिखा हुआ है, तो यही इसको जो पारसी होते हैं ना, इनको जो राष्ट्रीयन भी बोलते हैं, ओके। यहाँ पर ये कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, जो कि ये मेंशन करता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो जस्टिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है कि आर्टिकल 37, आर्टिकल 40, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 37, ओके। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है कि दिस प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नॉन जस्टिसेबल, ओके। कि ये यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कोर्ट के द्वारा ये फोर्स नहीं किया जा सकता। इनफोर्स मतलब एक तरह से कोर्ट के द्वारा ज़बरदस्ती नहीं लागू किया जा सकता, ठीक है। ये आर्टिकल 37 बोलता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक तरह से फंडामेंटल राइट हो जाता है स्टेट का, ठीक है, जो कि एक तरह से ड्यूटी होती है स्टेट की कि इनको जो एक तरह से सोसाइटी होती है, सोसाइटी के लिए अच्छा करना है, ठीक है, और जनता के बारे में इनको इम्प्लीमेंट करना है, ओके। ये सारी चीज़ दे रखी है।
और आपको पता होगा कि हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वहाँ पर पार्ट जो 4 है उसमें आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक लिखा गया है किसके, डीपीएसपी के बारे में। ओके, इसके अलावा यहाँ पर ये देख सकते हैं कि सेल नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, ठीक है, और जो फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ एनी ऑफ द कंट्री, ठीक है, ये यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक तरह से ये ड्यूटी होती है, ड्यूटी अप्लाई करनी चाहिए, प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉ होते हैं, लॉ मेकिंग करने के लिए एक तरह से किसी भी योजना को या फिर पॉलिसी बोल सकते हैं कि योजनाएं पॉलिसी जो स्टेट निकाल के ले आती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल के ले आती है या स्टेट निकाल के ले आती है, तो उनकी एक तरह से ड्यूटी होती है डायरेक्टिव, यहाँ पर जैसे ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये इसके अंदर आती है, ठीक है, कि कोई स्टेट या गवर्नमेंट जो भी एक तरह से हमारे जो सोसाइटी के लिए अच्छा करे। ओके, उनका ये दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस का जो ऑथर है, लेखक है, कौन है, तो अरुंधति रॉय, ठीक है। इसके अलावा किरण देसाई, चेतन भगत या झुम्पा लहरी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किरण देसाई, ठीक है। ये ऐसे सेकंड नॉवल बाय एक जो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये जो सेकंड नॉवल है किसी भी इंडियन के द्वारा, यहाँ पर बोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी देख सकते हैं कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इज़ द सेकंड नॉवल बाय इंडियन ऑथर किरण देसाई, और इन्होंने ये पब्लिक जो इसको पब्लिश किया गया था 2006 में पब्लिश किया गया था। इसके अलावा जो इनको जो बुकर प्राइज़, ठीक है, जो बुकर प्राइज अवार्ड होता है, ये कब मिला था, ये भी 2006 में ही मिला था, ठीक है। तो ये जो बुक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, कौन सी, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है, इस बुक को याद रखना है आपको। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट में कब पूछा गया था ये क्वेश्चन। जो नीरद सी चौधरी हैं, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, इनमें से कौन सी है चारों में से। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, फिर मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन और द रेस्ट ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, देख सकते हैं आप, ये रहा, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इनका जो जीवन की ज़िंदगी इनकी कब से कब तक चली थी, 1897 से 1999 तक रहे थे, ठीक है। और ये उस टाइम की वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर थे, ठीक है, इंग्लिश में। ओके, 20th सेंचुरी के। यहाँ पर इनके बारे में देख सकते हैं, और जो कि इन्होंने इस बुक को एक तरह से पब्लिश किया गया था, लिखी गई थी इनके द्वारा 1951 में लिखी गई थी। ओके, और उस ज़माने के टॉप में थे ये, इनके बारे में जैसे स्टार लगा सकते कि ये टॉप में हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि द फेमस म्यूजिशियन अप्पा जोलगांवकर, ओके, एसोसिएट विथ विच म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि अप्पा जोलगांवकर ये कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं। हारमोनियम, तबला, सरोद, वायलिन। तो वायलिन भी हो सकता है, सरोद भी हो सकता है, आपको करेक्ट बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, हारमोनियम। और इसके अलावा जो एक्सपोनेंट्स हैं इनके, ठीक है, और ये जो विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर जैसे हारमोनियम बजाने वाले ये है अप्पा जालौनकर, ठीक है। तो इनके अलावा श्री पुरुषोत्तम वाल्वकर है, ओके, और इसके अलावा जनान प्रकाश घोष है, ओके। इसके अलावा देख सकते हैं कि जो फ्लूट है इसमें है टी.आर. महालिंगम, फिर हरिप्रसाद चौरसिया, ये तो आपको बहुत ज़्यादा ही पता होगा कि बहुत फेमस रहते हैं। फिर एन रामनी है, ठीक है,
और पन्नालाल घोष है। इसके अलावा जो शहनाई में है दयाशंकर है, बिस्मिल्लाह खान है, अली अहमद हुसैन है, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि नादस्वरम होता है जो, ठीक है, इसमें होता है राजा रत्नम पिल्लाई, ओके। इसके अलावा शेख चिन्नामोला, फिर नीरुस्वामी पिल्लाई, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जो ये इनको जो इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, ठीक है, इनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं इनको एक तरह से इनके लिए फेमस होते बजाने के लिए, तो यहाँ पर उनके नाम दे रखे हैं। बाकी जितने भी जैसे तबला हो जाता है, ठीक है, शहनाई, ओके, बांसुरी और भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, तो उन इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स होते हैं, अगर उनके बारे में आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए तो इस तरह से जो अलग अलग, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ना, पूरे येलो कलर में, फिर ग्रीन में, फिर येलो में, अलग अलग से सेपरेट करके पूरा PDF की फॉर्म में और एक तरह से पूरा वीडियो की फॉर्म में मैं आपको बना के दे दूँगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके दे देना, ठीक है। और कमेंट कम से कम 50 कमेंट आना चाहिए कम से कम, तो मैं आपके लिए ज़रूर इससे बेस्ट कंटेंट दूंगा, ठीक है, ओके। अगर डिमांड नहीं रहेगी तो फिर सप्लाई कैसे होगी, बात यह है ना।